हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RWS परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपनी राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित राजस्थान की चित्रकलाओं की क्लासें चल रही थी। आज साथियों चित्रकला का पार्ट 3 मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। इससे पहले आपके पार्ट 2 हो चुके हैं कंप्लीट, तो उन क्लासों को इस क्लास के बाद में ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। उनमें हमने बात की थी राजस्थान की चित्रकला से संबंधित जो बेसिक जानकारी है, या फिर जहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके राजस्थान चित्रकला के चित्रकारों को लेकर कि कौन सी शैली का कौन सा चित्रकार हैं, तो उन सभी को मैंने ट्रिकों के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से कहानियों के माध्यम से आपको समझाया है, तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। आज अपन बात करेंगे साथियों मेवाड़ चित्रकला शैली की, क्योंकि राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। 4 स्कूल हैं, मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। इन चारों स्कूल ये बचे हुए हैं आपके चित्रकला टॉपिक से, तो इन चारों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ मेवाड़ स्कूल के बारे में। मेवाड़ स्कूल में सबसे पहले हम देखेंगे उदयपुर शैली के बारे में। साथियों उदयपुर शैली के बारे में सारी डिटेल, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो जिनसे एग्जामिनर प्रश्न उठाता है, उन पॉइंटों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, फालतू की थ्योरी नहीं मिलेगी, सीधी एग्जाम अप्रोच के अनुसार, चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती हो या पटवार हो या BDO हो या रीट की कोई भर्ती हो, लेक्चरार की हो, राजस्थान GK से संबंधित और जिस एग्ज़ाम में आपके सिलेबस में राजस्थान की चित्रकला टॉपिक सभी में रहता है बेसिक, तो इससे संबंधित प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करता हूं मैं आपके क्लास को। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाक से। फिर करते हैं शुरू। आ जाओ, देखो अपन बात करते हैं मेवाड़ स्कूल की। तो मेवाड़ स्कूल में हम उदयपुर शैली, चावड़ शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, इन शैलियों की बात करेंगे। तो इन शैलियों को अच्छे से पढ़ेंगे और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इनसे रिलेटेड, वो पॉइंट मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले उदयपुर शैली की बात करते हैं। उदयपुर शैली साथियों राजस्थान चित्र शैली की जन्मभूमि मानी जाती है, और मेवाड़ शैली आपको पता है सबसे पुरानी शैली है, जो कि प्राचीन शैलियों की अगर बात करें तो सबसे पुरानी आपकी मेवाड़ चित्रकला शैली ही आती है। ठीक है, चित्रकला शैली का जो जनक है महाराणा कुंभा, मैंने आपको बताया था, तो मेवाड़ से याद रखिएगा वो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लासों को देख लेना, उनमें सारी जानकारी दी गई है आपको और याद करवाया गया है बेशक ट्रिकों के माध्यम से। और ट्रिक ऐसी सरल भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएंगी, सीधे ही आपके दिमाग में चिपक जाएंगी। लेकिन पहले ये क्लास देखो, उसके बाद में दोनों पार्टों को देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है जाकर। ठीक है, अब देखो, तो चित्र शैली की जन्मभूमि आपके उदयपुर शैली को कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने बात की, ये जो 3 पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, क्या है कि 1260 में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ की रचना की गई, तो इससे बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है, ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ था। ताड़पत्र के पन्नों पर इसका चित्रण किया गया, महाराणा तेज सिंह के समय इसका चित्रण किया गया। और किसके द्वारा चित्रित किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है, कमल चंद्र के द्वारा चित्रित किया गया ताड़पत्र के पत्तों पर। महाराणा तेज सिंह के समय चित्रित किया गया, तो इनका भी शासन वो पूछा जाता है। ठीक है, याद रहेगा कब किया गया, तो 1260 ईस्वी में। इसके बाद में जो दूसरा चित्र आता है आपका, कौन सा दूसरा चित्र आता है आपका, सुपासना चरियम, या फिर ये सुपासना चरित्रम भी देखने को मिलता है आपको एग्जाम में, तो वो भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो 1260 में आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी हो गया। 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में महाराणा मोकल के समय यह चित्रित किया गया। किसके द्वारा, तो हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। कौन सा ग्रंथ है साथियों, तो ये आपका सुपासना चरियम चित्रित ग्रंथ है, ये चित्रित किया गया आपके हीरानंद के द्वारा। किसके समय में, तो आप याद रखेंगे महाराणा मोकल के समय चित्रित किया गया 1423 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, 1540 ईस्वी में चौरपंच सिक्का ग्रंथ। 1540 में कौन सा ग्रंथ आता है आपका, ये तीनों ग्रंथ याद रखिएगा, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, हीरानंद के द्वारा सुपासना चरियम, और आपके बिल्हण के द्वारा चौरपंच सिक्का ग्रंथ।
किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो बिल्हण के द्वारा चित्रित किया गया। कब चित्रित किया गया? 1540 में। और इसी 1540 यानी इसी सन में आपके इसी समय भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्रित हुआ। भागवत पुराण का कौन सा? पारिजात अवतरण चित्रित किया गया। किसके द्वारा? तो नानक राम ने चित्रित किया उदय सिंह के समय। उदय सिंह के शासनकाल में नानक राम के द्वारा ये चित्रित किया गया था। अब ये नानक राम आए हैं, आपके बिल्हण हैं, हीरानंद है, तो इन सभी के, कमल चंद्र हैं, इन सभी को मैंने ट्रिकों के माध्यम से आपको जितने भी, जैसे आप देखेंगे उदयपुर शैली यानी मेवाड़ में जितने भी चित्रकार हैं, इन सभी को ट्रिकों के माध्यम से याद करवा दिया है। तो वो आप देखेंगे पहली और दूसरी क्लास में। ठीक है, चलो ये बात हो गई कि भागवत पुराण का पारिजात अवतरण चित्रित हुआ 1540 में, नानक राम के द्वारा चित्रित किया गया उदय सिंह के शासनकाल में। ठीक है, अब देखो महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है, महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का जो काल है 1628 से 1652 ईस्वी तक रहता है। और इस काल को साथियों चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल की बात करें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल किसको कहा गया? किसके शासनकाल को? तो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को कहा गया है। इनका शासनकाल भी याद रखिएगा 1628 से 1652 ईस्वी। ठीक है, चले आगे देखिए। अगला पॉइंट है कि इन्होंने, ये जो महाराणा जगत सिंह प्रथम के काल को भाई स्वर्ण काल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? उसका भी एक रीज़न है कि इन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया था। चित्रकारों को क्या दिया? संरक्षण देकर एक विभाग की स्थापना की, चित्रकला विभाग की स्थापना की। और इस चित्रकला विभाग जो बनाया था उसको साथियों चित्तौरों की ओबरी कहा गया। और इसी चित्तौरों की ओबरी को तस्वीरारा कारखाना भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चित्तौरों की ओबरी है, तस्वीरों कारखाना किसने बनवाया? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। और इसीलिए इन्होंने क्या है, चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए इसका निर्माण करवाया था। इसीलिए इनके जो शासनकाल है उसे कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाए मुरली मनोहर चित्र को मेवाड़ शैली में मोनालिसा के समान माना गया है। मोनालिसा साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, आगे पढ़ेंगे हम। वैसे बड़ी ठनी, किशनगढ़ की जो शैली बड़ी ठनी जो चित्र है उसको भारत की मोनालिसा कहा गया है। तो उसी के संबंध में इसको भी आपके मेवाड़ के जो मुरली मनोहर चित्र है, नरोत्तम शर्मा ने इसको चित्रित किया। मुरली मनोहर को संज्ञा दी गई, एक प्रकार से उसके समान बताया, मोनालिसा के समान बताया। ठीक है, चलो आगे देखो। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की बात हो रही है। इनके समय पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित चित्र सबसे ज़्यादा रहे। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल की अगर बात करें, पूछे अगर एग्जाम में कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जो चित्र थे वो किस पर आधारित थे, तो याद रखेंगे पंचतंत्र की कहानियों पर। जैसे कहानी कौन कौन सी आपके पंचतंत्र पर आधारित थी, तो कलीला दमना आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ठीक है, फिर आपके गीत गोविंद है, सुंदर श्रृंगार है, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े, ये और भी है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट थे उन्हीं को मैंने आपके सामने पेश किया जो एग्जाम अप्रोच के अनुसार है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा, एक तो कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा, 1 और 2, इन दोनों को जरूर याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी उम्मीद है इनकी। ठीक है, कौन कौन से? कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा किसके शासनकाल के समय? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में पंचतंत्र की कहानियों पर आधारित जो प्रमुख चित्र थे वो थे आपके ये। ठीक है, अब एक और इस उदयपुर शैली की पहचान आती है आपकी अटपटी पगड़ी। मेवाड़ चित्र शैली की विशेषता है अटपटी पगड़ी। अगर आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि इस चित्र शैली में मेवाड़ चित्र शैली का प्रभाव है। ठीक है, इसी में आपके उदयपुर शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है। और यहाँ से याद रखिएगा फर्रुख फाल से कि ये जो चित्र है फर्रुख फाल का, यहाँ पर फर्रुख फाल के चित्र पर आसिफ खारो बेटा लिखा हुआ है। ये शब्द एग्जाम में पूछा गया है, आसिफ खारो बेटा कहाँ पर लिखा हुआ है या किस चित्र पर लिखा हुआ मिला है? तो ये आपके फर्रुख फाल का जो चित्र मिला उस पर लिखा हुआ है आसिफ खारो बेटा। ठीक है, चलो अब बात करें इसके प्रमुख रंगों की। सर रंग कौन कौन से प्रयोग किए गए? तो प्रमुखता से तो आपके जो मेन रंग हैं वो लाल रंग का प्रयोग किया गया है। सर लाल रंग के अलावा और भी रंगों का प्रयोग किया गया क्या? बिल्कुल सर,
पीले, हरे और सफ़ेद इन रंगों का भी प्रयोग हुआ है इस शैली में। ठीक है, अगर बात करें प्रमुख वृक्ष की पूछ ली जाए आपसे तो याद रखिएगा कदम के वृक्ष जो है आपके उदयपुर शैली में प्रमुखता से दिखाए गए हैं। प्रमुख चित्रकार जो कि मैं आपको वैसे तो सभी चित्रकारों को याद करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए अगर स्पेशली उदयपुर शैली की बात करें तो शहाबुद्दीन सी, मनोहर और नासिरुद्दीन, इन तीनों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे और भी हैं लेकिन इन तीनों से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगला है आपका चावंड शैली। अगली कौन सी है? इसी मेवाड़ स्कूल में आपके उदयपुर शैली, चावंड शैली, देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, इन शैलियों को अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो चावंड शैली की बात करते हैं तो महाराणा प्रताप के समय ये प्रारंभ हुई थी। चावंड शैली किसके शासनकाल में? तो महाराणा प्रताप के समय ये प्रारंभ की गई थी। प्रताप के समय 1592 में ढोला मारू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ढोला मारू चित्रित हुआ, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर सुरक्षित है? दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में सुरक्षित है। कौन सा? ढोला मारू। ढोला मारू आपके 1592 में चित्रित किया गया प्रताप के समय में। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है सर, अब इसके स्वर्णकाल की बात करें, स्वर्णकाल की बात करें स्पेशली अगर बात करें अपन उदयपुर शैली के स्वर्णकाल की तो मैंने आपको क्या बताया था, उदयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो आपके महाराणा जगत सिंह प्रथम का काल रहा। अगर बात करें चावंड शैली के स्वर्णकाल की तो महाराणा अमर सिंह प्रथम, इनका काल, इनका समय रहा स्वर्णकाल। किसको कहेंगे? अगर स्पेशली पूछे जाए चावंड शैली का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है तो याद रखना महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल को कहा जाता है। और इनके समय में नासिरुद्दीन चित्रकार ने 1605 ईस्वी में रागमाला का चित्रण किया। किसका चित्रण किया सर? रागमाला का चित्रण किसने किया? नासिरुद्दीन ने किया। नासिरुद्दीन ने किसके समय किया? तो याद रखेंगे महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया। और महाराणा अमर सिंह के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चावंड शैली का स्वर्णकाल कहा गया। ठीक है, चलिए बस इसमें इतना ही पॉइंट आपको देखने हैं। अब देखो अगली है देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली साथियों राजसमंद में आपके स्थित है देवगढ़। और देवगढ़ ठिकाने की स्थापना महाराणा जयसिंह के काल में 1680 में द्वारिका दास चुंडावत ने की, जिससे इस शैली का जन्म होता है। यानी आपको क्या याद होना चाहिए, इससे क्या समझ आया? इससे सर आपको समझ आना चाहिए कि देवगढ़ जो ठिकाना है इसकी स्थापना महाराणा जयसिंह के शासनकाल में होती है। कौन करता है? तो आपके द्वारकादास चुंडावत जी करते हैं। और इसी वजह से जो है इसकी स्थापना होती है आपके यहाँ के जो चित्रकार थे उन्होंने देवगढ़ शैली का विकास किया था। अच्छा, देवगढ़ की शैली की बात करें तो देवगढ़ के सामंतों की भी बात होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आ जाइए, देवगढ़ के सामंत 16वें उमराद कहलाते थे। देवगढ़ जो ठिकाना था इसके सामंत थे, उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्या कहा जाता था? 16वें उमराद की उपाधि दी गई थी। अगर बात करें देवगढ़ शैली की, इसको प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था? तो इस चित्र शैली को डॉक्टर श्रीधर अंधारे द्वारा प्रकाश में लाया गया। अंधारे मतलब अंधेरे, श्रीधर अंधेरे ने क्या किया? इस पर प्रकाश डाला। अंधेरे के बाद में क्या आता है? प्रकाश आता है कि नहीं? तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इस पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर शैलियों का प्रभाव पड़ा था। यानी आपकी जो देवगढ़ शैली है, देवगढ़ शैली एक प्रकार से मेवाड़ का ही भाग थी, राजसमंद का हिस्सा था। तो मेवाड़ का तो इस पर प्रभाव रहना ही है, साथ में आपके मारवाड़ और जयपुर इन दोनों का भी प्रभाव इस पर रहा है। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो बगता, बैजनाथ, कंबल, चौखा आदि। बगता, बैजनाथ, कंबल, चौखा। कंबल कैसा है? चौखा है, यानी कि अच्छा है। तो कंबल, चौखा, बगता, बैजनाथ। बगता बैजनाथ का कंबल चौखा है, ऐसे याद कर लोगे क्या? ट्रिक क्या बनाओगे इसकी? ट्रिक लिखो चलो। बगता बैजनाथ का कंबल चौखा है। बगता बैजनाथ का कंबल चौखा है। देवगढ़ के बगता बैजनाथ का कंबल चौखा है। याद हो जाएगी? बिल्कुल सर, ऐसे ही ट्रिकें बनाई जाती है जो सीधे सीधे आपके दिमाग में चिपक जाए। अब इसको भूलोगे क्या? ये अभी बनी है आपके, बिल्कुल देखते ही इस प्रकार से माइंड में आनी चाहिए ट्रिकें, ताकि याद हो। देवगढ़ शैली हम पढ़ रहे, तो देवगढ़ का बगता है, देवगढ़ का बगता है। बगता क्या है? बैजनाथ है। तो देवगढ़ के बगता बैजनाथ का कंबल कैसा है? चौखा है सर, अच्छा है। याद है? ठीक है, चलो फिर नाथद्वारा शैली की बात करते हैं। नाथद्वारा शैली का आरंभ साथियों 1672 में महाराणा राज सिंह के काल में श्रीनाथ जी के मंदिर की स्थापना की गई और इस
मंदिर की स्थापना के साथ ही आपके इसका आरंभ होता है नाथ द्वारा शैली का। ठीक है, 1672 में इसका स्थापना की गई थी। किस मंदिर की? तो याद रखेंगे श्रीनाथ जी का मंदिर है। किसके शासन में? तो राज सिंह के शासन में, महाराणा राज सिंह के शासन में इसका विकास होता है। अब साथियों इसमें जो है नाथ द्वारा शैली है तो इसमें भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं का चित्रण किया गया है। तो रासलीला आपको पता है भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर ब्रज में किया करते थे, तो ब्रज शैली का प्रभाव इस पर पड़ता है, यानी कि ब्रज शैली और उदयपुर शैली। उदयपुर में है नाथ द्वारा, तो उदयपुर और ब्रज इन दोनों शैलियों का मिश्रित रूप इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके नाथ द्वारा शैली में आपके पिछवाइयों का चित्रण किया जाता है। नाथ द्वारा शैली में पिछवाइयों का चित्रण किया जाता है। यही याद रखना है बस, एक यही पॉइंट है मेन आपके नाथ द्वारा शैली से वैसे पिछवाइयों का चित्रण इसमें किया जाता है। ठीक है, तो श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है ना, श्रीनाथ जी का मंदिर का स्थापना की थी हमने 1672 में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो मूर्ति है उसके पीछे कपड़े पर भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित रासलीला चित्रित किए जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो रासलीला उन्होंने रचाई, जो भी लीलाएं की, उनसे संबंधित जैसे आप देखें इन्होंने गाय चराई तो ग्वालों के चित्र दिए जाते हैं, वनों के चित्र दिए जाते हैं, झरनों के चित्र दिए जाते हैं, अच्छे मनोरम दृश्य दिखाए जाते हैं। ग्वालों के हो गए, गायों के हो गए, पशु पक्षियों के हो गए, ये सभी चित्रित ग्रंथ किसमें। और जो कृष्ण भगवान ने, जैसे आपने कृष्ण लीला देखी होगी तो उसमें कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हैं, उनके कपड़े चुरा लेते हैं। तो इस प्रकार के दृश्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किसमें सर? ये पिछवाई कला का जो चित्रण है इसमें देखने को मिलेंगे। और ये पिछवाई कला कहाँ पर बनाई जाती है? नाथ द्वारा शैली में बनाई जाती है। श्रीनाथ जी की जो मंदिर की स्थापना की थी हमने कब? तो 1672 में महाराणा राज सिंह के शासनकाल में। और इसी श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर बनाई जाती है पिछवाई कला, जिसमें हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित रासलीलाओं का चित्रण किया जाता है। और अगर बात करें इसमें पिछवाई कलाओं में और क्या क्या करते हैं अपन नाथ द्वारा शैली में, तो याद रखें सघन वनस्पति इसमें दिखाई गई है, उसके चित्रणों का किया गया है। वृक्षों की प्रधानता इसमें बताई गई है, प्राकृतिक दृश्य ज़्यादा देखने को मिले हैं। एक आप याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वल्लभ संप्रदाय के संतों का भी इसमें चित्रांकन देखने को मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित तो आपने देख लिया, सबको पता है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना वल्लभ संप्रदाय, ये जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय के जो संत हैं उनका चित्रांकन आपको नाथ द्वारा शैली में देखने को मिलता है। अगर बात करें प्रमुख चित्रकार की तो देव कृष्णा, रामलिंग, नारायण, घासीराम जी और चतुर्भुज। सर इनको याद कैसे करेंगे? या तो सीधा सीधा याद कर दो या फिर ट्रिक बनाओ। चलो कैसे बनाओगे ट्रिक देखो आप कैसे बना सकते हो कि देव कृष्णा भगवान है तो देव कह सकते हैं, बिल्कुल सर। देव कृष्णा, रामलिंग, नारायण। अब कृष्णा है, रामलिंग है यानी कृष्ण भगवान आ गए, फिर राम जी आ गए, राम जी के बाद में नारायण किसे कहते हैं? विष्णु भगवान को नारायण कहा जाता है। यानी कि देव कृष्णा राम और नारायण, कृष्णा राम और नारायण, यानी विष्णु भगवान के जो अवतरण हुए वो इसी प्रकार हुए कि पहले विष्णु भगवान थे, नारायण है, उसके बाद में राम जी का अवतार लिया, फिर आपके कृष्ण जी का अवतार लिया। ठीक है, तो देव कृष्णा, रामलिंग और नारायण याद हो जाएंगे। साथ में घासीराम जी को याद रखिएगा। घासीराम जी क्या है? पूजा करते हैं इनकी, और इन चारों को मिलाकर क्या बनता है? चतुर्भुज बन जाता है। चारों को मिलाकर क्या बनता है? चतुर्भुज बन जाता है। तो ये इनके प्रमुख चित्रकार हैं। और अब ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, महिला चित्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुरुष चित्रकार पूछे या ना पूछे नाथ द्वारा शैली से, लेकिन महिला चित्रकार जरूर पूछ लेते हैं। तो नाथ द्वारा में कमला नाम की एक महिला है, दादी है, वो इलायची की चाय बनाती हैं। और नाथ द्वारा की चाय बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत बढ़िया चाय मिलती है। कभी आपका जाना हो या फिर आप वहाँ से हो तो आपको पता होगा नाथ द्वारा की चाय प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है, तो क्यों फेमस है? क्योंकि उसमें जो कमला नाम की दादी है वो चाय में इलायची डालती है और इलायची से टेस्ट बढ़ता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, कमला और इलायची, ये दोनों क्या है? महिला चित्रकार हैं नाथ द्वारा शैली की। ठीक है, अब बताओ समझ आया कि नहीं? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बात करते हैं अपन। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब बताइए समझ में आया कि नहीं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है,
फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अगली आपका मेवाड़ स्कूल हो गया कंप्लीट। मेवाड़ स्कूल के बाद हम बात पढ़ेंगे मारवाड़ स्कूल को, फिर आप ढूंढाड़ स्कूल को पढ़ लेंगे, फिर आपके लास्ट में हाड़ौती स्कूल को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाइए। चलिए अब चलते हैं मारवाड़ की ओर। मारवाड़ स्कूल की ओर लेकर चलता हूँ आप सबको। आइए देखिए, मारवाड़ स्कूल की अपन बात कर रहे हैं, तो मारवाड़ स्कूल में अपन पढ़ने वाले हैं साथियों, एक तो आपके जोधपुर शैली है, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली, नागौर शैली और आपके किशनगढ़ शैली। ये 5 शैलियों की अपन बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखो ध्यान से, सबसे पहले जोधपुर शैली की अपन शुरुआत करते हैं मारवाड़ में। जोधपुर शैली की बात करें तो जोधपुर शैली की विशेषता आपको पता होनी चाहिए कि इसकी क्या विशेषता है। तो विशेषता देखो, विशेषता जो आप देखेंगे मारवाड़ में, जोधपुर जाओगे तो जो जो चीज़ें आप एक बार सोचो, मतलब सोचो आप मारवाड़ में हो फिलहाल, है ना, और मारवाड़ में आप क्या क्या जाकर देखते हैं। मारवाड़ में आप देखेंगे रेत के टीले, आप देखेंगे छोटी छोटी झाड़ियाँ, उनमें देखोगे चिंकारा वहाँ पर मिलता है, ऊँट वहाँ पर है, यानी दोनों जो राज्य के पशु है वो आ गए। ठीक है, कोए आपको दिखाई देंगे। तो इसी प्रकार से आपकी विशेषता भी क्या हो जाएगी साथियों, यही तो विशेषता है मारवाड़ की। जो आपने वहाँ पर देखा वही आप यहाँ पर विशेषता देखेंगे। देखिए रेत का टीला, ऊँट, कोए, चिंकारा, घोड़ा, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि इसकी क्या है, विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे बात समझ में, विशेषता तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गई, है ना। अब देखो मालदेव के शासन में काल में ये शुरू हुई थी। शुरू कब हुई थी जोधपुर शैली, तो मालदेव के शासन काल में शुरू हुई। और मालदेव के शासन काल में शुरू होने का जो प्रूफ मिलता है, उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो चोखेलाभ महल जो कि मेहरानगढ़ में स्थित है, इसमें आपके जोधपुर शैली का प्रयोग मिलता है। एक आपके उत्तराध्यान सूत्र चित्र है, उत्तराध्यान सूत्र चित्र है जो कि आपके जोधपुर शैली से रिलेट करता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आई। अब देखो जोधपुर में लघु चित्रकला को हाथ से तैयार किया जाता है। जोधपुर में जो लघु चित्रकला है यहाँ के आप देखेंगे तो उसको हाथ से तैयार किया जाता है। और जो ऊँट की पीठ पर ढोला और मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्यों को दर्शाया करती हैं। ऊँट की पीठ पर ढोला और मारू दोनों के जो ये प्रेम कहानी है एक प्रकार से, और इनके दृश्यों को दर्शाया गया है। ठीक है, तो लघु चित्रकला में आपके ऊँट की पीठ पर ढोला मारू को बैठाकर और फिर उनके चित्रण किया जाता है। इस प्रकार के चित्र दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 1623 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1623 ईस्वी में वीर जी ने विट्ठल दास चंपावत के लिए, किसके लिए, विट्ठल दास चंपावत के लिए रागमाला चित्रावली चित्रित की। रागमाला चित्रावली चित्रित की, याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसी में आपके किसमें, जोधपुर शैली की बात हो रही है। ठीक है, अब बात करें इसके स्वर्णकाल की। सर स्वर्णकाल भी पूछा जाता है, तो बिल्कुल सर स्वर्णकाल पूछा जाता है, हर एक शैली का आपको याद होना ही चाहिए। तो स्वर्णकाल महाराजा मानसिंह के शासनकाल को कहा गया। महाराजा मानसिंह के शासनकाल को कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि एक तो यहाँ पर आप देखेंगे महाराजा मानसिंह ने जो है आपके इनकी सुरक्षा के लिए जो चित्रित हुए इनके समय काल में, तो उन्होंने मेहरानगढ़ में मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया था। ये आपको जानकारी मिलती है। पहले यहाँ देखो, नाथ संप्रदाय के नाथों के चित्र बने, यानी मानसिंह के शासनकाल में स्वर्णकाल कहा गया और इस समय चित्र कुछ के बनाए गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नाथ संप्रदाय के जो नाथ होते हैं ना, नाथ होते हैं, उनके चित्र बने हैं। ठीक है, इसी समय आपके मतीराम द्वारा, इसी समय यानी कि महाराजा मानसिंह के शासनकाल में मतीराम के द्वारा रसराज पर आधारित नाथों के चित्र भी देखने को मिले हैं। इसी समय आपके मानसिंह ने क्या किया, मानसिंह चित्रों का पसंद किया करता था, इंटरेस्ट था इसका। तो इसके समय नाथ संप्रदाय के एक तो नाथों के चित्र मिले और एक आपके जो है मतीराम के द्वारा रसराज पर आधारित नाथों के चित्र मिले अपन को। तो इसने क्या किया इसी समय कि भाई ये चित्र मेरे जाने के बाद पता नहीं सुरक्षित रहे ना रहे, तो इसने क्या किया कि चित्रों की सुरक्षा के लिए मेहरानगढ़ दुर्ग में, अब याद रखना ये पॉइंट, मान प्रकाश पुस्तकालय बनवाया। तो मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया है आपकी प्रीवियस ईयर एग्जामों में। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। किसने बनवाया, मानसिंह ने बनवाया। क्यों बनवाया, चित्रों की सुरक्षा के लिए बनवाया था।
कौन से चित्र देखने को मिले मानसिंह के समय, तो जो नाथ संप्रदाय है उसके नाथों के चित्र देखने को मिले। प्रूफ कहाँ मिला? प्रूफ आपके मतीराम के द्वारा रचित रसराज जो ग्रंथ की रचना की उसमें नाथों के चित्र देखने को मिले हैं। ये बात याद रह जाएगी क्या? बस, तो फिर क्या दिक्कत है। आपके पंचतंत्र चित्रांकन की भी इसकी विशेषता रही है। आम के वृक्षों का प्रयोग इसमें किया गया। अगर वृक्षों का पूछे, वैसे वृक्षों का पूछा नहीं है कभी भी, लेकिन बस बेस बनाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके हो गई जोधपुर शैली, याद हो जाएगी। ठीक है सर। अगला देखो बीकानेर शैली। साथियों, ये जो टू द पॉइंट आपको मैं दे रहा हूँ, इनके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। किसी बुक में इस प्रकार से एग्ज़ाम अप्रोच के अनुसार नहीं मिलेगा आपको। बुक्स में मैं नहीं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बुक्स में बहुत ज़्यादा मैटर होता है। जो नहीं पढ़ना होता है ना, वो भी दिया जाता है, क्योंकि बुक्स में किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर हम स्किप कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम से रिलेट ना करें उन शब्दों को अपन स्किप करके, और फिर शॉर्ट नोट्स के तौर पे भी आप इनको बना सकते हो। तो ज़रूर नोट्स मेकिंग पैटर्न पर क्लास है, तो नोट्स बना लेना। ठीक है, अब देखो बीकानेर शैली पे आ जाओ। बीकानेर शैली की बात करें तो इसका स्वर्णकाल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। स्वर्णकाल साथियों, अनूप सिंह का जो शासनकाल रहा, अनूप सिंह के शासनकाल को बीकानेर शैली का स्वर्णकाल कहा गया है। और इसमें आएंगे आपके उस्ताद किसके? उस्ता कला के। चित्रकार चित्र बनाकर इसमें नीचे अपना नाम और तिथि लिखते थे, जो यहाँ के चित्रकार थे। अब चित्रकार क्यों नहीं बताए मैंने यहाँ पे आपको, ना ही जोधपुर शैली के दिए, ना ही आपको बीकानेर शैली के दिए। चित्रकार मैंने जब पार्ट 2 दी थी इसकी क्लास चित्रकला की, तो उसमें इन सभी के चित्रकारों को मैंने ट्रिकों के माध्यम से बहुत बढ़िया तरीके से याद करवा रखा है। तो एक बार जाओ और वो क्लास ज़रूर देखना, पहले ये कंप्लीट करो। ठीक है, देखो अब बीकानेर के जो चित्रकला शैली है, इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ के जो चित्रकार हुए थे वो क्या करते थे, जैसे ही चित्र बनाते थे तो सबसे पहले अपना नाम देते थे कि ये फलाने सिंह ने चित्र बनाया है, और कब बनाया है वो तिथि भी अंकित करते थे, ताकि भविष्य में भूतकाल में उन्हें याद किया जा सके। इसलिए तो इसकी विशेषता क्या रहेगी कि वो चित्रकार अपना नाम और तिथि अंकित करते थे। और यहाँ के जो कलाकार थे आपके उस्ता कला के। उस्ता कला आपके बीकानेर की प्रसिद्ध है। मैंने आपको इसके बारे में बताया है पूरा डिटेल में जब हमने हस्तकला पढ़ी थी उस वक्त। ठीक है, तो उस्ता कला आपके ऊँट के ऊपर की जाती है। ऊँट के बालों को कटिंग वगैरह करके और फिर उसमें डिजाइन बनाया जाता है। तो उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें उस्ताद कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उस्ताद कहा जाता है। यानी कि बीकानेर शैली के जो कलाकार होते हैं, चाहे चित्रकार कहे हस्तकलाओं के कलाकार हो, उन्हें उस्ताद कह दिया जाता था। और उस्ताद क्या करते थे? अपना नाम लिखते थे, तिथि अंकित करते थे। ठीक है, याद रहेगा। चलो फिर अगला देखो, जैसलमेर शैली की बात करते हैं। जैसलमेर शैली की साथियों, जैसलमेर शैली जो है हर्राज भाटी ने प्रारंभ की थी। हर्राज भाटी के शासनकाल में इसका प्रारंभ हुआ था। और इसके बारे में याद रखिएगा, अन्य किसी भी शैली का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, यानी कि किसी भी शैली का इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है। और इसमें सर्वाधिक जो स्वर्णकाल रहा इसका मूलराज द्वितीय का शासनकाल रहा। और इसमें जो चित्र मिले वो मिले, मूमल का चित्रण सबसे अधिक इसमें किया गया। मूमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। और इनकी याद में आज भी आप देखेंगे जैसलमेर में मिस मूमल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो याद रहेगी, मिस मूमल प्रतियोगिता आप देखते हैं जैसलमेर में हर वर्ष करवाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखेंगे जैसलमेर में मूमल का चित्रण अधिक देखने को मिलता है जैसलमेर शैली में। और मूलराज द्वितीय के काल में इसका जो है स्वर्णकाल रहा। ठीक है, अब देखो नागौर शैली की बात करते हैं। नागौर शैली में साथियों भुजे हुए हल्के रंगों का प्रयोग किया गया है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है और ना ही इससे ज़्यादा प्रश्न बने हैं। तो सीधा सिंपल सी बात याद रखना कि भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया और एक पारदर्शी वेशभूषा इसमें अपनाई गई। भित्ति चित्र शैली के लिए प्रसिद्ध है। 3 पॉइंट याद रखना, भुजे हुए रंगों का प्रयोग किया गया, पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग किया गया और भित्ति चित्र शैली के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन सी? आपकी नागौर शैली। कौन सी सर? नागौर शैली। किसके लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और क्या? पारदर्शी वेशभूषा के लिए। रंगों का कैसे प्रयोग हुआ है? तो भुजे हुए हल्के रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगी। चलिए अगला देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, किशनगढ़ अजमेर शैली। किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली कहे या फिर कह दें आप कागजी शैली। कागजी शैली क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सर्वाधिक कागज़ के पर चित्रित किया गया है, तो इसलिए इसे कागजी शैली भी कह दिया जाता है। ठीक है,
अब बात करें किशनगढ़ शैली की, तो आपने देखा ही होगा बनी ठनी। तो इसमें जो है उसमें नारी के सौंदर्य को दिखाया गया है। तो सबसे पहली विशेषता तो इसको ये याद रखना आप कि नारी के सौंदर्य पर आधारित ये शैली है, नारी के सौंदर्य पर आधारित है। बात करें इसके स्वर्णकाल की, तो स्वर्णकाल सावंत सिंह, जिन्हें हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, सावंत सिंह को नागरीदास भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सावंत सिंह आए ऑप्शन में या नागरीदास आए, एक ही बात है, क्लिक करके आ जाना, ठीक है। तो सावंत सिंह के शासनकाल को क्या कहा गया है? स्वर्णकाल कहा गया है। किसका? किशनगढ़ शैली का, या फिर कहीं अजमेर शैली का, या फिर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कागजी शैली का स्वर्णकाल। तीनों को याद रखना, एक ही बात है, ठीक है। तो सावंत सिंह ने क्या किया था इसमें साथियों? सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक प्रिया, जिसे आप बनी ठनी के नाम से जानते हैं, बनी ठनी का चित्र किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये आपसे प्रश्न बनता है, मोर ध्वज निहाल चंद से बनवाया था। मोर ध्वज निहाल चंद से बनवाया था। अब इसके जो चित्रकार थे उनको मैंने बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवाया है ट्रिक के माध्यम से। तो पार्ट 2 आपको देखनी ही होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप भाई साहब वंचित रह जाओगे। और इसमें से ज़्यादातर 70% जो है ना, 70% चांस बनते हैं कि आपसे चित्रकारों के नाम पूछे जाएंगे कि कौन सा चित्रकार कौन सी शैली से है। तो पार्ट 2 को जरूर देख लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मोर ध्वज निहाल चंद से चित्र बनवाया सर, बनी ठनी का चित्र बनवाया, किसने बनवाया? तो सावंत सिंह ने बनवाया था। इसकी प्रेमिका थी कौन? रसिक प्रिया थी, जिसे बनी ठनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसको प्रकाश में कौन लाया? तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इन दोनों को याद रखिएगा। एरिक डिक्सन और फैयाज अली किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाए, ठीक है। और इन्होंने ही, ये जो एरिक डिक्सन है ना, इनसे प्रश्न बन चुका है, याद रखना। एरिक डिक्सन ने क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। किसको कहा? भारत की मोनालिसा साथियों, इसको कहा आपके बनी ठनी चित्र को, ठीक है। मोनालिसा क्या कहा है सर? तो मोनालिसा आपके इटली का एक चित्रकार होता है, वहाँ पर मोनालिसा का चित्र उन्होंने बनाया था। चित्रकार है, मोनालिसा का चित्र इटली के लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। किसने बनाया? लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का चित्र बनाया। और एरिक डिक्सन ने जब ये लियोनार्डो दा विंची का चित्र देखा मोनालिसा का, तो इसके बाद में फिर ये देखता है बनी ठनी के चित्र को, और बनी ठनी के चित्र को देख कर कहता है कि ये तो मोनालिसा के जैसा दिखता है, ये तो भारत की मोनालिसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से भारत की मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने कह दिया साहब। किसको? बनी ठनी को। बनी ठनी कौन थी? रसिक प्रिया। किसकी प्रेमिका थी? तो सावंत सिंह की प्रेमिका थी, ठीक है। चलो फिर इसी से और दूसरा पॉइंट देखो कि 5 मई 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट भी जारी हुआ था। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं कि 5 मई, सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता प्रश्न है, आपसे डेट पूछी जाएगी इसकी कि बनी ठनी पर जो डाक टिकट जारी किया गया 20 पैसे का, वो कब जारी किया गया था? तो याद रखना 5 मई 1973 को, 5 मई 1973 ईस्वी को बनी ठनी पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। प्रभाव की बात करें कि सर इस पर प्रभाव किसका पड़ा? तो कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य का इसमें प्रभाव पड़ा है। कांगड़ा शैली और ब्रज साहित्य का प्रभाव रहा है किस पर? किशनगढ़ शैली पर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी इस शैली की प्रमुख विषय है, इस शैली का प्रमुख विषय है। और इसको याद रखना, चांदनी रात की संगोष्ठी ये अक्सर कई बार पूछी गई है ये प्रश्न में कि इसके जो चित्रकार है वो कौन है? तो अमरचंद है इसके चित्रकार। चांदनी रात की संगोष्ठी जो कि आपके प्रमुख विषय रहा किशनगढ़ शैली का। फिर बात करें इसमें वृक्ष किसका प्रयोग किया गया? तो केले के वृक्ष का प्रयोग इसमें सर्वाधिक किया गया, इसी पर ध्यान दिया गया साथियों। बस ये हो गई आपकी किशनगढ़ शैली। यानी किशनगढ़ शैली ही नहीं, आपके मारवाड़ स्कूल कंप्लीट हो गया। मेवाड़ स्कूल हमने पढ़ लिया, अब आपके मारवाड़ स्कूल भी कंप्लीट हो गया। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं 90% आपको गारंटी दे सकता हूँ। 10% का तो अगर बाहर होता है तो वो सभी के लिए बाहर होता है। अब ले लो स्क्रीनशॉट, समय हो गया आपके स्क्रीनशॉट का, फटाक से लो स्क्रीनशॉट। ले लिया? चलिए, तो अब स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप स्क्रीनशॉट का करते क्या है? स्क्रीनशॉट लेने के बाद में नोट्स बना लिया करो मेरे दोस्त। नोट्स बना के, और इस प्रकार के नोट्स बनाओ जो आपके हमेशा काम आए, चाहे एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पढ़े या एग्ज़ाम से 1 महीने पहले पढ़े, बात सेम रहेगी, क्योंकि शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ बनाकर। तो आपको बस लिखना है साथियों, और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाना है। आपका सिलेबस भी कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता ना करो। बाकी आपके RWS फैक्ट सीरीज़ कैसी चल रही है? ठीक लग रहा है ना आपको?
चलिए अच्छी बात है, और मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे अच्छे फैक्ट देने की, ठीक है। तो और उनसे प्रश्न भी बनते हैं, सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि फैक्ट सीरीज़ में अपन उन्हीं फैक्टों को लेते हैं जो एग्ज़ाम से रिलेट करे और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उसको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आपके सामने कैसे पेश किया जाए और कम समय में बेहतर कंटेंट दिया जाए, ये उसका उद्देश्य है, ठीक है। तो जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हीं के लिए बताना चाहूँगा कि आपके जिला दर्शन कंप्लीट हो गई है। करंट अफेयर्स के टॉप 5 प्रश्न दिए जाते हैं और उन टॉप 5 प्रश्नों से डेली दिए जाते हैं, यानी कि मंथली आपके 150 प्लस प्रश्न हो जाते हैं, और उन प्रश्नों से आपको हर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अभी मैंने जब आपको प्रूफ भी दिया था कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 3 मई को एग्ज़ाम हुई थी, उसमें अपने करंट अफेयर्स से सारे प्रश्न देखने को मिले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और देखा करो इनको, ठीक है, और साथ में शेयर भी कर दिया करो, चैनल को सपोर्ट करो यारो, ठीक है। आप सबके लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप उसका दिखाया करो कि हाँ भाई आपके काम आ रहा है, और आपके अगर काम आ रही है तो आप चैनल को भी सपोर्ट किया करो, ठीक है। तो शेयर कर दो क्लास को, लाइक ज़रूर कर दो, और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपसे अब अगले सेशन में, तब तक के लिए साथियों राम राम, जय हिंद, नमस्कार।